एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसने फाइनेंस की दुनिया में बहुत चेंजेस लेके आए हैं, प्लस उसने क्रिप्टो करेंसी को फाइनेंस की दुनिया में लाया है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में और एक्चुअली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे फंक्शन करती है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ कि आप इतना तो समझ जाओगे ब्लॉकचेन कैसे वर्क करता है और उसके जो भी टेक्निकल टर्म्स है ब्लॉकचेन वर्क करने में वो भी आप इजी तरीके से समझ पाओगे, ताकि अगर आपका कभी फ्रेंड आपको पूछ ले कि ब्लॉकचेन क्या होता है तो आप उनके सामने अपनी नॉलेज बता सकते हो। तो आज हम लोग देखते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होता है और कैसे फंक्शन करता है और उसके टेक्निकल टर्म्स है जो मैं आपको इजीली समझा दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो ब्लॉकचेन, हाउ इट फंक्शंस एंड अंडरस्टैंड द टेक्निकल वर्ड। क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्लॉकचेन क्या होता है, ठीक है? क्योंकि अगर आपको ब्लॉकचेन नहीं पता होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा क्रिप्टो करेंसी कैसे वर्क करते हैं, और अगर आपको क्रिप्टो करेंसी नहीं समझ में आया तो आप इस पे इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, जो कि एक अच्छा तरीका है। आगे जाके जरूर होगा अच्छा तरीका, अभी तो वॉलेटाइल है, बट आपको एक अलग तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा अगर आपको पता होगा क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। समझते हैं एग्जाम्पल से। पूरा वीडियो होगा जो होगा एग्जाम्पल के ऊपर होगा। तो अभी देखते हैं कि करंट फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम, मतलब आज की दुनिया में कैसे चल रहा है और ब्लॉकचेन क्यों जरूरी है आज की दुनिया में, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे दो पर्सन है, पर्सन 1 और पर्सन 2। हम लोग नाम दे देते हैं। एक का नाम रख देते हैं सौरभ, जो मेरा नाम है। एक का नाम रख देते हैं सुरभि, ठीक है? ओके। अब देखो करंट फंक्शनिंग में क्या हो रहा है कि अगर सौरभ को सुरभि को पैसा देना है, ओके, समझो फॉर एग्जाम्पल सौरभ को पे करना है 10,000 रुपया। किसको पे करना है? सुरभि। अब इस पेमेंट को ट्रांसफर करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सेंट्रल अथॉरिटी ले लिया HDFC बैंक, ओके। तो ये 10,000 को ट्रांसफर करने के लिए मैं HDFC बैंक के पास जाऊंगा, ओके। अब HDFC बैंक में मैं क्या लिखूंगा? एक चेक लिखूंगा, ओके। अब चेक में इतना याद रखना, चेक में एक होता है अकाउंट नंबर हमारा, ओके, और एक होता है हमारा साइन, राइट। यहाँ पर हम लोग पार्टी नेम लिखेंगे, एक यहाँ पे होती है डेट, और इसके चेक के पीछे हम लोग लिखते हैं जो बेनिफिशियरी पार्टी है उसका अकाउंट नंबर, राइट। मैं यहाँ पे आपको चेक बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, ये आपको ब्लॉकचेन में समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सब करने के बाद में मैंने कहा क्या कर दिया, चेक यहाँ पे जमा कर दिया कि तुम इसको ट्रांसफर कर दो। अब HDFC बैंक का क्या काम है? HDFC बैंक ये चीज वेरीफाई करता है, राइट, कि ये जो चेक दिया है इसमें मैंने जो साइन मारी है वो मेरी साइन है, इसमें जो पार्टी नेम है वो बरोबर है, इसमें जो अकाउंट नंबर है वो बरोबर है। ये सब चीज वो वेरीफाई करता है, और उसके बाद में अगर वेरिफिकेशन प्रॉपर है तो वो ये मनी कहाँ पे ट्रांसफर कर देगा? 10,000 रुपए किसको दे देगा? सुरभि को दे देगा, ठीक है। अब देखो ये फंक्शनिंग में एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें कहाँ पे रिलाई करना पड़ा है सबसे ज्यादा, वो है एक सेंट्रल अथॉरिटी पे। अगर ये सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है तो हमारा पेमेंट ट्रांसफर नहीं होता। अभी जो फंक्शनिंग चल रही है, हमारा जो करंट सिस्टम चल रहा है उसमें, ओके, तो हम पूरी तरीके से सेंट्रल अथॉरिटी पे रिलाई कर रहे हैं। और सेंट्रल अथॉरिटी के होने की वजह से क्या क्या हो सकता है कि सेंट्रल अथॉरिटी के पास बहुत सारी पावर आ गई। सेंट्रल अथॉरिटी इस पावर को क्या कर सकती है? मैनिपुलेट कर सकती है, राइट, ओके। वो कुछ भी करके इस चीज को मैनिपुलेट कर सकती है। तो इसीलिए तो इस सेंट्रल अथॉरिटी को निकालने के लिए किसका जन्म हुआ? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जन्म, समझ में आ गया? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्यों आई है? ताकि ये सेंट्रल अथॉरिटी निकल जाए और हमें डायरेक्टली, अगर मेरे को किसी को पैसा सेंड करना है, किसी से कुछ भी बात करनी है, तो मैं डायरेक्टली किसी से भी बात कर सकता हूँ विदाउट द नीड ऑफ सेंट्रल। अब समझते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे फंक्शन करता है। तो आप ब्लॉकचेन सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम लोग जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया था उसी एग्जांपल को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। पर्सन 1 को, पर्सन 2 को क्या करना है? पेमेंट सेंड करना है। अभी हम लोग क्योंकि ब्लॉकचेन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन की, जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट, फर्स्ट जो जिसने ब्लॉकचेन को स्टार्ट किया है वो बिटकॉइन। तो मुझे 2 बिटकॉइन ट्रांसफर करने हैं सुरभि। जैसे
इस एग्जाम्पल में हम लोग ने यहाँ पे चेक लिखा था, इस एग्जाम्पल में भी यहाँ पे चेक लिखा जाएगा। ओके, चेक में क्या होगा, अकाउंट नंबर होगा, यहाँ पे साइन होगी, यहाँ पे डेट होगा, और पीछे किसका होगा, पार्टी का, बेनिफिशियरी का क्या होगा, अकाउंट नंबर। मैंने चेक लिख दिया। अब ये चेक मैं कहाँ पे भेजूंगा, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो मैं ये चीज डालूंगा नेटवर्क में। अब नेटवर्क क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। ओके, तो मैंने ये चेक कहाँ डाल दिया, नेटवर्क में। नेटवर्क का काम क्या है, जो सेंट्रल अथॉरिटी का काम है वो नेटवर्क का काम है। ओके, नेटवर्क क्या करेगा, ये ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा। ओके, और इस वेरिफिकेशन के बाद में अगर ये वेरिफिकेशन प्रॉपर है तो उसको क्या कर देगा, पेमेंट जो बिटकॉइन है मेरा वो सुरभि को 2 बिटकॉइन सेंड कर देगा। ओके, इतना समझ में आ गया। अभी तक हम लोग ने ये समझ लिया कि जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन हमारे अभी सिस्टम में हो रहा है वो ब्लॉकचेन में कैसे होगा। ठीक है, अब समझते हैं कि ब्लॉकचेन पूरी तरीके से फंक्शनिंग कैसे करता है उसके वर्ड्स के साथ साथ। ठीक है, तो देखो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, पर्सन 1 मतलब कि मैं, और पर्सन 2 मतलब कि सुरभि। तो अब ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो किनके बीच में हो रहा है, 2 लोगों के बीच में हो रहा है। अब इसको हम लोग ब्लॉकचेन में बोलते हैं पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन। पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन मतलब क्या, कि 2 लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन। अब मैंने क्या लिखा था, एक चेक लिखा था, राइट। नॉर्मल सिस्टम में मैंने क्या लिखा था, एक चेक लिखा था। ओके, तो अब इस चेक का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। ओके, अब चेक में था एक अकाउंट नंबर जो कि था वो मेरा। ओके, एक थी साइन, और एक था बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, राइट। समझ में आ गया, जिसको हम लोग पैसा दे रहे हैं उसका अकाउंट नंबर। अब इस बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर और मेरे अकाउंट नंबर को ब्लॉकचेन में बोलते हैं पब्लिक। ओके, और ये जो साइन है इसको ब्लॉकचेन में बोलेंगे प्राइवेट की। ओके, इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हो कि जो पब्लिक की होती है और प्राइवेट की होती है वो आपका हो सकता है यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ओके, तो यूजर आईडी आपकी क्या हो जाती है, पब्लिक की, और पासवर्ड क्या हो जाता है, प्राइवेट की। इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर आईडी हर किसी के पास होगी, राइट, और पासवर्ड क्या है, प्राइवेट है, तो वो आप ही के पास होगा। जैसे ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या है, अकाउंट नंबर मेरा या फिर उसका वो हर किसी के पास है, बट ये जो साइन है वो सिर्फ मेरी है। तो अगर ये साइन गलत है तो मतलब मेरा ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं माना जाएगा। तो उसी को ब्लॉकचेन में कन्वर्ट करके पब्लिक की और प्राइवेट की बोला जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब समझते आगे। अब मुझे 2 बिटकॉइन ट्रांसफर करने थे, राइट। तो मैंने ये चीज कहां पे डाल दी, नेटवर्क में वेरीफाई करने को डाल दी। ओके, अब इन नेटवर्क में होता क्या है वो समझते हैं, और यही चीज मेन। ओके, अब नेटवर्क बनता कैसे, नेटवर्क बनता है लोगों से, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। ओके, एचडीएफसी बैंक या फिर कोई भी बड़ी सेंट्रल एक ही पार्टी नहीं है, तो ये नेटवर्क बनेगा लोगों से। अब इस लोगों को क्या बोलते हैं, इस लोगों को ब्लॉकचेन में बोलते हैं नोड्स। ओके, नोड्स का मतलब लोग, जो भी इस ब्लॉकचेन इस नेटवर्क में चला रहे हैं उनको बोलेंगे नोड्स। ओके, नोड्स को दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम है जो नेटवर्क को चला रहा है, उस कंप्यूटर सिस्टम के पीछे जो लोग हैं उसको हम लोग बोलेंगे नोड्स। ओके, समझ में आ गया। तो नेटवर्क को कौन चला रहा है, नोड्स चला। इन नोड्स का काम है कि जो मेरे को ये 2 बिटकॉइन ट्रांसफर करने हैं, इस चीज को उनको क्या करना है, वेरीफाई करना है। जैसे सेंट्रल अथॉरिटी वेरीफाई करती थी, बस उसी तरीके से नोड्स वेरीफाई करें। अब जो नोड्स वेरिफिकेशन का काम करते हैं, ओके, जो नोड्स वेरिफिकेशन का काम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं माइनर्स। ओके, तो जो नोड्स है वो क्या कर रहे हैं, वेरिफिकेशन का काम कर रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं माइनर्स। ठीक है, तो माइनर्स का काम क्या है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको वेरीफाई करो। अब ये वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, जैसे ट्रेडिशनल सिस्टम में एक इंसान चेक करेगा अकाउंट नंबर सही है, ये सही है, वो सही है, लेकिन ब्लॉकचेन में वैसा नहीं होता। ब्लॉकचेन में एक एल्गोरिथम यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हैशिंग एल्गोरिथम। ओके, ये क्या होता है इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है, बट ऐसे समझ लो कि वेरीफाई करने के लिए ब्लॉकचेन में एक एल्गोरिथम यूज होता है हैशिंग का, और उससे एक यूनिक कोड निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं हैश। ओके, तो हर एक ट्रांजैक्शन का
तो जैसे अभी मैं 2 बिटकॉइन ट्रांसफर कर रहा हूं, इसको वेरीफाई करने के लिए एक हैश निकलेगा। हैश क्या होता है? यूनिक कोड होता है। यूनिक कोड मतलब जो एल्गोरिदम है वो अलग अलग तरीके से कोड निकालता है, उसका एक रूल होता है, वो हम लोग उस पे नहीं जाएंगे। बट इतना समझ जाओ कि वेरीफाई करने के लिए मुझे क्या जरूरत है? एक हैश की जरूरत है। ओके, अब समझो मैंने वेरीफाई कर दिया, मतलब माइनर जो है उस माइनर्स ने क्या कर दिया? ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर दिया। अब ये वेरिफिकेशन जाता है पूरे नेटवर्क में कि माइनर बोलता है कि देखो मैंने वेरीफाई कर दिया, तुम लोग चेक कर लो कि मेरा वेरिफिकेशन सही है या नहीं सही है। अब कंक्लूजन दो ही निकलेंगे, या तो वेरिफिकेशन सही निकलेगा या तो वेरिफिकेशन सही नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर वेरिफिकेशन सही निकला तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसके पास में 2 बिटकॉइन आ जाएंगे सुरभि के पास में। अगर नहीं निकला तो वो ट्रांजैक्शन गलत है, तो फिर वो वापस रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये वेरिफिकेशन सही है या गलत है, इस डिसीजन में आने के लिए, ठीक है, इस डिसीजन पे आने के लिए ब्लॉकचेन में एक और टर्म यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंसेंसस। ओके, कंसेंसस मतलब सभी लोगों की सहमति। ओके, तो एक डिसीजन जो हर कोई मान रहा है या फिर मेजोरिटी ऑफ द लोग मान रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंसेंसस। तो अगर कंसेंसस हो गया कि हाँ चलो ये ट्रांजैक्शन सही किया है, वेरीफाई बरोबर किया है माइनर ने, तो इसको हम लोग राइट कर लेते हैं, मतलब इसके ट्रांजैक्शन को आगे जाने देते हैं, या फिर ट्रांजैक्शन वेरीफाई गलत किया है तो इसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। तो इस डिसीजन को आने के लिए ब्लॉकचेन में एक और टर्म यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंसेंसस। और जैसे ही कंसेंसस हो जाएगा उसके बाद में 2 बिटकॉइन है वो किसके पास चले जाएंगे? सुरभि के पास में चले जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जैसे हमारा सेंट्रल अथॉरिटी काम करता है वही काम करता है, बस इसमें नाम इतने टफ टफ हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता, बट मैंने आपको इजीली समझा दिया। अब चलते हैं आगे। अब हर एक ट्रांजैक्शन ऐसा होता रहेगा, वो किसके पास जाता रहेगा? नेटवर्क के पास जाता रहेगा, नेटवर्क वेरीफाई करता रहेगा। अगर वेरीफाई सही हुआ तो ट्रांजैक्शन होगा, नहीं होगा तो गलत होगा। अब इसका एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा, राइट? हर जैसे नॉर्मल बिजनेस में भी हर चीज का हम लोग क्या करते हैं? एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। उस रिकॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? लेजर बोलते हैं, राइट? इसमें भी इसी चीज को, इस रिकॉर्ड को हम लोग बोलेंगे लेजर। ओके, समझ में आ गया? लेकिन क्योंकि ये नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर किसी के बाद में ये ट्रांजैक्शन के एक रिकॉर्ड होगा, राइट? क्योंकि अगर मैं नेटवर्क का पार्ट हूं तो मुझे पता है कि कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं। क्योंकि ये लेजर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। ओके, समझ में आ गया? तो ये जो लेजर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। ये जो पूरा ट्रांजैक्शन हो रहा है, पूरा नेटवर्क चल रहा है, वो किस वजह से चल रहा है? लोगों की वजह से चल रहा है, ना कि एक सेंट्रल अथॉरिटी की वजह से, राइट? और क्योंकि इसके बीच में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, इसलिए ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है। ओके, और अगर ये सेंट्रलाइज नहीं है तो इस पूरे के पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। और इसीलिए ब्लॉकचेन को हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और उसका जो फर्स्ट यूज केस था, जैसे एआई का फर्स्ट यूज केस है चैट जीपीटी जो बहुत फेमस हो गया, उसी तरीके से ब्लॉकचेन का जो फर्स्ट यूज केस जो बहुत फेमस हुआ उसको हम लोग बोलते हैं बिटकॉइन। ओके, समझ में आ गया? तो अभी हम लोग ने समझ लिया कि ब्लॉकचेन कैसे फंक्शन करता है। ओके, अब लास्ट में समझ लेते हैं कि ब्लॉकचेन में होता क्या है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है? ब्लॉकचेन का मतलब होता है चेन ऑफ ब्लॉक्स। ओके, तो चेन ऑफ ब्लॉक्स में हर एक ब्लॉक में क्या होगा? एक ब्लॉक में क्या होगा? डेटा होगा, सेकेंड होगा हैश होगा, और थर्ड क्या होगा? प्रीवियस हैश। ओके, तो डेटा तो आप समझ लिए, हम लोग एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो ये जो पूरा डेटा है वो समझो एक बिजनेस का डेटा है, राइट? तो इस ब्लॉक में मेरे फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उसके अंदर, डेटा के अंदर पूरा का पूरा वो इंक्लूडेड है। ये जो ब्लॉक है उसके अंदर है फाइनेंशियल ईयर 23-24, और इसके अंदर है फाइनेंशियल ईयर 24-25। इस तरीके से आगे चलता जाएगा और ये नेटवर्क बढ़ता जाएगा। ठीक है, सेकेंड है क्या? हैश। हैश का मतलब मैंने आपको बता दिया, एक यूनिक कोड होता है जो एक हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए आपको एल्गोरिदम से मिल जाता है। ठीक है, और जो थर्ड है वो क्या होता है? प्रीवियस हैश।
प्रीवियस हैश का मतलब क्या होता है, इस ब्लॉक के पीछे जो पिछला वाला ब्लॉक है उसका जो हैश था, ओके, वो इसका बन जाएगा प्रीवियस हैश। जैसे इस ब्लॉक के लिए ये हैश क्या बन जाएगा, प्रीवियस हैश, राइट। और इस ब्लॉक के लिए जो हैश होगा वो इसका क्या बन जाएगा, प्रीवियस हैश। ठीक है, समझ में आ गया। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को क्यों माना जाता है कि इसको चेंज कोई नहीं कर सकता, मैनिपुलेट कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं किसी भी हैश को चेंज करने गया, किसी भी यूनिक कोड को चेंज करने गया या फिर उसका डेटा चेंज करने गया, तो वो डेटा चेंज करने के बाद मेरा हैश चेंज हो जाएगा। और अगर मेरा हैश चेंज हो गया तो मेरा पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा, क्योंकि ये हैश कहां पे इंक्लूडेड है, प्रीवियस हैश। और ये हैश कहां पे इंक्लूडेड है, उसके आगे। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा कोई डेटा तो उसका हैश बदल जाएगा, मतलब ये बदल जाएगा और फिर ये बदल जाएगा, तो पूरा का पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम लोग इम्यूटेबल भी बोलते हैं एक तरीके से, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई करप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर इसी तरीके से डेटा जाता है ताकि आप इस चीज को मैनिपुलेट ना कर सकें। और क्योंकि पूरे लोगों से भरा हुआ है, पूरा नेटवर्क लोगों से भरा हुआ है, इसलिए इसमें चेंज होना मुश्किल है। क्योंकि अगर कोई चेंज हो भी गया तो फिर दूसरे लोगों को समझ में आ जाएगा और फिर वो चीज वहां पे फ्लैग हो जाएगी। लेकिन अगर कोई सेंट्रल अथॉरिटी है जैसे HDFC बैंक, अगर वो कुछ घपला करेगी तो आपको पता नहीं चलेगा। बट ब्लॉकचेन में क्या होता है कि ब्लॉकचेन में हर किसी के पास में ट्रांजैक्शन का एक अकाउंट रहता है, इसलिए वो चीज आप चेंज नहीं कर सकते और इस चीज को आप करप्ट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और उसके जो भी वर्ड्स है, टेक्निकल वर्ड्स आपको समझने जरूरी है, वो मैंने आपको समझा दिए। टेक्निकल वर्ड्स इसलिए समझने जरूरी है क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझेगा तो आप दूसरे जो क्रिप्टो करेंसीज है उनको नहीं समझ पाओगे, और जब आप उनको नहीं समझ पाओगे तो आप उस पर इन्वेस्ट प्रॉपरली कर नहीं पाओगे। एक नॉर्मल सिनेरियो को मैंने एक ब्लॉकचेन के थ्रू समझाया कि कैसे हर चीज जो अभी हो रही है वो ब्लॉकचेन में कैसे फंक्शन करेंगी, और उसके अलग अलग जो वर्ड्स है जो आज भी हम लोग बोलते हैं वो ब्लॉकचेन में कैसे वर्ड्स यूज होते हैं, उस तरीके से मैंने आपको समझाया। और लास्ट में ये भी समझा दिया कि हर एक ब्लॉक में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। इसी तरीके से हमारा जो ब्लॉकचेन है वो वर्क करता है। जिस भी क्रिप्टो करेंसी की आप बात कर लो, चाहे वो बिटकॉइन हो गया, चाहे वो इथेरियम हो गया, चाहे कोई भी कॉइन हो गया, उसके अंदर एक नेटवर्क होता है और इसी तरीके से वो फंक्शन करता है। हाँ, उसके यूज केसेस अलग हो सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है, इसलिए उसका नेटवर्क हम लोग ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं। इथेरियम किसी और चीज के लिए यूज होता है। अलग अलग जो कॉइन्स है उसका यूज केस अलग हो सकता है, बट फंक्शन कैसे करते हैं, फंक्शन वो इसी तरीके से करते हैं। एक ब्लॉक के अंदर डेटा होता है, हैश होता है, प्रीवियस हैश होता है। तो ब्लॉकचेन को हम लोग ने समझा। इसके आगे हम लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में और समझेंगे, बिटकॉइन के बारे में समझेंगे, इथेरियम के बारे में समझेंगे, और इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है वो भी हम लोग समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप इस फाइनेंशियल जर्नी के पार्ट नहीं बने हो तो सिंपली आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, और लोगों के साथ शेयर करिए कि कैसे ब्लॉकचेन वर्क करता है, ताकि उनको भी समझे कि ये न्यू टेक्नोलॉजी क्या है और इसको कैसे समझना है। ब्लॉकचेन के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें मैं अगले वीडियोस में आपसे कवर करते रहूंगा। जैसे जैसे ये हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ब्लॉकचेन के बारे में आपको और समझ में आएगा, क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको और समझ में आएगा। तो अगर आपको नॉलेज चाहिए क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।